तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के बारे में। ठीक है, सो पीआईबी में ये स्कीम न्यूज़ में आया था, तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये लॉन्च हुआ था 1997 में, 1997 1997 में ये स्कीम लॉन्च हुआ था। इसको याद कैसे रखा जाए? तो एक 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 शब्द, एक इमेज बना लो कि निधि, निधि एक किसान है। निधि एक क्या है? निधि एक किसान है। अब ये इससे क्या होगा? देखो, किसान किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था? ये तो आपको याद होना ही चाहिए भाई, कुछ तो फ्लैगशिप स्कीम है जिसका ईयर आपको ईयर रट्टा होना चाहिए। सो किसान क्रेडिट कार्ड आया था 1998 में। ठीक है, एक निधि एक किसान है, एक माइनस करो 1997। ठीक ठीक ठीक, ओके। इमेज बना लो, निधि कौन है? निधि एक किसान है। किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था? 1998 में आया था। एक किसान, सो 1998 में से एक माइनस कर दो, न क्या आ जाएगा? 1997 आ जाएगा। याद हो गया? इमेज बन गया। इमेज बनना बहुत ज़रूरी है, वरना ईयर याद नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है। अब हमने एक और निधि के नाम से स्कीम पढ़ा था, याद है? स्वनिधि, स्वनिधि स्कीम, याद है? इसका ईयर कब था? हमने एक क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड के नाम से इसको याद किया था। 2020 में ये स्कीम आया था, स्वनिधि। सो दो निधि है, एक निधि किसान है, एक निधि क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड है। और अगर जानना है हमें क्या ट्रिक यूज़ करें, तो ये स्कीम आप देख लीजिएगा, इस वीडियो बना हुआ है। ठीक है, ओके। तो कब आया था ये स्कीम? यह था 1997, 1997। निधि है, किसान है, ओके। चलो, मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब ये जो स्कीम है ना, इसके तीन कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? तीन कंपोनेंट है। पहला तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि ही है, दूसरा हेल्थ मिनिस्टर कैंसर पेशेंट फंड, और तीसरा रेयर डिसीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेयर डिसीज। अब इस तीन कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि है ना, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, जैसे मतलब हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, तो इसमें ना पेशेंट को, जो कि पुअर पेशेंट है, ठीक है, जो क्राइटेरिया है पेशेंट की, देखो, जो पीपल को जिसको सहायता दी जा रही है ना, वो एक बिलो पॉवर्टी लाइन में से आता है। अभी हम नीचे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। अभी के लिए इतना देख लो कि अगर वो बीपीएल फैमिली से आ रहा है, और अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से पीड़ित है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज का ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, चाहे वो हार्ट रिलेटेड हो, किडनी रिलेटेड हो, लीवर रिलेटेड हो, या कोई भी हो, वो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, जिस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी है, वहाँ पे उसको 15 लाख तक का असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि में क्या होगा? राष्ट्रीय आरोग्य निधि में जो पेशेंट, जो बीपीएल फैमिली का पेशेंट है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से पीड़ित है, सफ़र कर रहा है, वो लीवर के प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे 15 लाख तक की उसको असिस्टेंस दी जाएगी। दूसरा कंपोनेंट, हेल्थ मिनिस्टर कैंसर पेशेंट फंड, उसमें भी 15 लाख तक के पेशेंट को असिस्टेंस दिया जाएगा एट रीजनल कैंसर सेंटर और टर्शरी केयर सेंटर। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है। तीसरा तीसरा है रेयर डिसीज, पुअर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेयर डिसीज। इसमें जो असिस्टेंस दिया जाएगा वो 15 लाख नहीं, वो 20 लाख होगा। कितना होगा? वो 20 लाख होगा। ठीक है, वो भी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी होगा। मैक्सिमम मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस 20 लाख। सो तीन कंपोनेंट पड़ा, 15 लाख, 15 लाख, रेयर डिसीज का 20 लाख। ठीक, ओके। चलो, अब की फीचर की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, देखो, जितने स्टेट है ना, हर राज्य का ना कोई फिक्स बीपीएल क्राइटेरिया नहीं है। हर राज्य का अपना अपना बीपीएल क्राइटेरिया है। जैसे यूपी का बिलो पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया अलग है, अलग इनकम क्राइटेरिया है। आप केरल में जाओ, केरल में अलग बीपीएल क्राइटेरिया है। तो जितने भी राज्य है ना, उनका जो भी पर्सन वहाँ पे रह रहे हैं बीपीएल फैमिली के अंदर, अपने अपने स्टेट वाइज जो थ्रेशोल्ड है, स्टेट वाइज, तो जितने भी बीपीएल फैमिली के बीपीएल लाइन के नीचे रह रहे हैं, वो सारे पेशेंट इंक्लूड हैं। ठीक है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, भाई कोई भी गवर्नमेंट में इंक्लूड नहीं होगा, तो खैर हम जान सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर पब्लिक पीएसयूज में काम कर रहा हो, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। और जो ग्रांट मिलेगा वो वन टाइम ग्रांट होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको ग्रांट मिल गया, आपको सहायता मिल गया, आप फिर ले लोगे, नहीं, वन टाइम ग्रांट अवेलेबल होगा। ठीक है। और देखो, मान लो ऑलरेडी कोई पेशेंट है, उसको कैंसर है, ठीक है, सो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो अपना इलाज करा रहा था, कुछ उसका खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। इस स्कीम के साथ उसने अभी ली नहीं है, ऑलरेडी कुछ खर्चा उसका हो चुका है। ठीक है। सो अगर अब ये स्कीम की हेल्प लेता है, तो जो ऑलरेडी इसका एक्सपेंसेस हो चुका है ना, उसको रिम्बर्स नहीं किया जाएगा। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस है, वहाँ पे रिम्बर्समेंट हो सकता है। अब ये एक्सेप्शनल केस क्या है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो इसमें क्या है, नो रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इंकर्ड एक्सेप्ट फॉर स्पेशल केसेस।
ठीक है, जो रिम्बर्समेंट ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो, जो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका है उसका कोई रिम्बर्समेंट नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब देखो, जो फैमिली आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंदर कवर है उनको दो कंपोनेंट, राष्ट्रीय आरोग्य निधि और हेल्थ मिनिस्टर कैंसर पेशेंट फंड में एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर रेयर डिसीज से पीड़ित है और अगर ये इस स्कीम में इस स्कीम में कवर है तो भी इसको ही सहायता मिलेगी। ठीक है, याद रखना, तीन कंपोनेंट में से दो कंपोनेंट है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि और हेल्थ मिनिस्टर कैंसर पेशेंट फंड। अगर फैमिली जन आरोग्य योजना में कवर है तो उसको इन दो कंपोनेंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पेशेंट को कोई रेयर डिसीज़ है तो उसको इस स्कीम का भी फ़ायदा मिल सकता है और जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि का टोटल जो ओवरऑल स्कीम है इसका फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, ओके। अब देखो ये स्कीम काम कैसे करेगा। देखो, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे ना, तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो रिवॉल्विंग फंड सेटअप करेगी 1 करोड़ का। ठीक है, 1 करोड़ का ना रिवॉल्विंग फंड सेटअप करेगी हर एक कंपोनेंट के लिए। ठीक है, सो राष्ट्रीय आरोग्य नीति के लिए 1 करोड़, कैंसर फंड के लिए 1 करोड़, रेयर डिसीज के लिए 1 करोड़, तो ये टोटल 1 करोड़ हर एक कंपोनेंट के लिए। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देगी रिवॉल्विंग फंड के रूप में। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखना, जो एम्स दिल्ली है और जो उसको 2 करोड़ मिलेगा फॉर राष्ट्रीय आरोग्य निधि कंपोनेंट। बाकी दो कंपोनेंट के लिए इसको भी 1-1 करोड़ मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय आरोग्य निधि कंपोनेंट के लिए इसको 2 करोड़ मिलेगा। सिर्फ एम्स दिल्ली की बात हो रही है और किसी एम्स की बात नहीं हो रही है। जनरली क्या होगा, फिर से रिवाइज करते हैं, जितने भी कुछ गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जो है वहाँ पे 1-1 करोड़ का पर कंपोनेंट गवर्नमेंट जो है रिवॉल्विंग फंड सेटअप करेगी, एक्सेप्ट एम्स दिल्ली जहाँ पे राष्ट्रीय आरोग्य निधि कंपोनेंट के अंदर 1 करोड़ से 2 करोड़ सेटअप करेगी। और बाकी जो कैंसर फंड हो गया या रेयर डिसीज हो गया उसके अंदर 1-1 करोड़ रुपये से रिवॉल्विंग फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब देखो रिवॉल्विंग फंड तो आ गया। अब ये काम कैसे करेगा, तो देखो, कुछ ना मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गए उस हॉस्पिटल के या फिर डायरेक्टर होंगे उस हॉस्पिटल के। सो अगर किसी पेशेंट का ना 5 लाख तक का खर्चा है, ठीक है, सो इस मेडिकल सुपरिटेंडेंट या डायरेक्टर के पास इतनी पावर है कि इस फंड से 5 लाख रुपए तक का ये इलाज खुद अपने अपने पावर से करवा सकता है। लेकिन अगर खर्चा 5 लाख से ज़्यादा आ रहा तो फिर आपको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, 5 लाख से कम का खर्चा आ रहा है तो सिर्फ डायरेक्टर के परमिशन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर का खर्चा है तो फिर आपको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली से आपको परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, अब देखो, हमने बोला था कि रिवॉल्विंग फंड जो है ना वो कुछ हॉस्पिटल में है। ठीक है, लेकिन कुछ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे रिवॉल्विंग फंड नहीं होगा। सो वहाँ पे अगर कोई पेशेंट अपना इलाज करवा रहा है तो फिर जो उसको अप्रूवल की ज़रूरत होगी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। ठीक है, अगर जिस हॉस्पिटल में ऑलरेडी है रिवॉल्विंग फंड है तो वहाँ पे 5 लाख तक का खर्चा जो है वो डायरेक्टर के हिसाब से हो सकता है, डायरेक्टर के परमिशन से हो सकता है। अगर 5 लाख से ऊपर होगा तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से परमिशन लेनी होगी। लेकिन किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर रिवॉल्विंग फंड नहीं सेटअप किया गया तो आपको परमिशन की जरूरत होगी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। समझ में आया इतना। और देखो, क्योंकि ये रिवॉल्विंग फंड है, रिवॉल्विंग फंड मतलब अगर पैसा कुछ खत्म हो गया ना तो गवर्नमेंट फिर से उसको रिप्लेनिश कर देगी। सो अगर 75% ऑफ द अमाउंट खर्च हो चुका है, मान लो 1 करोड़ दी थी, 75 लाख रुपए खर्च हो चुका है, 25 लाख बचा है, तो गवर्नमेंट फिर से इसको रिप्लेनिश कर देगी। ठीक है, तो on utilization 75% of the amount placed in revolving fund, government it will become eligible for replenishment। ठीक है, और कोई फंड सेपरेट फंड नहीं दिया जाएगा हॉस्पिटल को जिसके पास रिवॉल्विंग फंड है। समझ में आया। ठीक है, एक दो बार और इस वीडियो को देखना, एकदम दिमाग में घुस जाएगा आपके। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।